महाराज कृष्णचंद्र राय के दरबार में स्थान पाने के बाद गोपाल भांड की प्रसिद्धि कृष्णगंगा में फैल गई। उससे मिलने के लिए प्रायः तरह तरह के लोग आने लगे। ऐसे लोगों में महत्वाकांक्षी भी होते और जिज्ञासु भी। उसे भी लोगों से मिलना जुलना पसंद था। लोगों से मिलने जुलने से नई जानकारियां उसे मिलती रहती थीं। कभी कभी लोग उसे अपनी कोई समस्या भी बताते और वह उस समस्या का हल उन्हें सुझा देता। इस तरह उसकी प्रसिद्धि कृष्णगंगा के बाहर भी पहुंचने लगी। महाराज कृष्णचंद्र तक भी उसकी प्रसिद्धि की चर्चा पहुंची। महाराज यह जानकर प्रसन्न हुए कि उनके दरबार का एक आदमी राज्य के बाहर भी अपने बुद्धि कौशल के कारण जाना जाता है। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद महाराज कृष्णचंद्र ने उससे अपने साथ भ्रमण के लिए चलने को कहा। इनकार का कोई कारण नहीं था। दोनों ही घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे घोड़ा दौड़ाते हुए कृष्णगंगा के मुख्य मार्गों से गुजरते रहे। महाराज ने अचानक अपना घोड़ा कृष्णगंगा से बाहर जाने की राह की ओर घुमा दिया। ये वही सड़क थी जो कृष्णगंगा से मुर्शिदाबाद की ओर जाती थी। मुर्शिदाबाद से जुड़ी कई रोचक स्मृतियां महाराज कृष्णचंद्र के मस्तिष्क में थीं और कई अविस्मरणीय स्मृतियां गोपाल भांड के मस्तिष्क में। चलते चलते दोनों कृष्णगंगा के सीमांत क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यहाँ मनोरम हरियाली थी, खुला वातावरण था, आकर्षक सरोवर था जिसमें कमल पुष्प खिले हुए थे। भीनी भीनी सुगंध के साथ मंथ समीर दोनों के दिलो दिमाग में ताजगी भर रहा था। सरोवर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था जहां से वंशी की मधुर ध्वनि उन दोनों तक पहुंच रही थी। महाराज वंशी की धुन को सुनकर चकित रह गए। अरे, ये कैसी स्वप्निल अनुभूति से भर रहा हूं मैं। शायद यही प्रकृति का चमत्कार है। शाम ढल रही है, संपूर्ण आकाश रक्तवर्णी हो उठा है। चिड़ियां चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रही हैं। डूबते सूरज की रक्तवर्णी किरणों से कमल दल रक्ताब हो रहे हैं, मानो प्रेमी के स्पर्श से किसी गोरी नवयौवना के मुखड़े पर शर्म की लाली दौड़ गई हो। ऐसे में यह वंशी की तान मंत्रमुग्ध से यह महाराज वहां की प्राकृतिक छटा निहारने में खोए रहे। सूर्यास्त के बाद शाम का रंग बदला, चारों ओर सुरमय अंधेरा फैलने लगा। गोपाल भांड ने देखा कि यदि महाराज इसी तरह अपनी तन्मयता में डूबे रहे तो रात गहरा जाएगी। इस सुनसान में देर तक रुके रहना उचित नहीं है। जंगल का सिलसिला 1-1.5 मील की दूरी पर आरंभ हो जाएगा। चोर उचचकों और जंगली जानवरों को निशाचर कहा गया है। रात गहराने पर उनकी ताकत बढ़ती है। क्या पता उनमें से कोई इधर का ही रुख कर ले। अभी गोपाल भांड महाराज को वापसी के लिए कहने की सोच ही रहा था कि वंशी की तान एक ऊंचाई तक जाकर समाप्त हो गई। महाराज की तंद्रा टूटी। बोले, ओह, संगीत में कितना रस है। मन श्रांत और बोझिल था, इसीलिए भ्रमण के लिए निकला था कि मेरी मानसिक श्रांति समाप्त हो जाए। अच्छा हुआ कि मैं इस ओर आ गया। मेरे राज्य में इतना अच्छा वंशी बजाने वाला कोई है, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं था। इधर नहीं आया होता तो ये ज्ञान कदापि नहीं होता। महाराज अभी भी संगीत की स्वर लहरियों में खोए हुए थे। उन्हें रात हो जाना भान कराने के उद्देश्य से तत्क्षण ही गोपाल भांड ने कहा, महाराज, सूरज डूब चुका है और रात गहरा रही है। अभी तो हम लोग कृष्णगंगा की राह चलें। रास्ते में बात भी होती रहेगी। महाराज की मानो चेतना लौटी। समय का भान हुआ। उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ लिया और कृष्णगंगा की ओर लौट पड़े। महाराज के घोड़े के बगल में गोपाल भांड भी अपना घोड़ा ले आया। महाराज ने उससे कहा, गोपाल, इस सुरम्य वातावरण में मंद मंथर समीर के साथ वंशी की सुरीली तान ने मुझे जैसे सम्मोहित कर लिया था। मैं अभी भी संगीत की उन लहरियों से अपनी शिराएं झंकृत होती अनुभव कर रहा हूँ। संगीत का ऐसा प्रभाव मैंने कभी नहीं जाना था। हाँ महाराज, गोपाल ने कहा, मैं तो बचपन से ही संगीत प्रेमी रहा हूँ। आप जानते हैं महाराज, उस रमणीय स्थल पर गुरुदेवहरि ने वह छोटा सा मंदिर बनवा रखा है। वे वहीं रहते हैं और कुछ शिष्यों को संगीत की शिक्षा देते हैं, परंपरागत संगीत की। वे वंशी बजा सकते हैं तो वीणा और सितार भी। तबला, ढोल और मृदंग पर भी उनकी उंगलियां जादू का सा प्रभाव पैदा करती हैं। अरे, तुम पहले से इस स्थान के बारे में जानते हो? महाराज ने विस्मय से पूछा और घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़ा हठात रुक गया। गोपाल ने कहा, हाँ महाराज, मैं बचपन से इस स्थान को जानता हूँ। मगर आपने घोड़ा क्यों रोक लिया? चलते रहिए, रात गहरा चुकी है और महल तक पहुँचने में अभी समय लगेगा। महाराज ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा फिर मंद गति से चलने लगा। तो तुम बचपन से इस स्थान के बारे में जानते हो, मगर तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। अधूरी रचना। मुख्य पृष्ठ, गोपाल भांड की कहानियां हिंदी में। मुख्य पृष्ठ, संपूर्ण हिंदी कहानियां, नाटक, उपन्यास और अन्य गद्य कृतियां।